हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू रेस्पायर क्लासेस। कल हमने मोल कॉन्सेप्ट में टाइप 1 प्रॉब्लम पे कुछ बातें की थी। उसमें हमने डिस्कस किया था ऐसी वाली रिएक्शंस हमने बात की थी जिनमें खाली एक रिएक्टेंट हो। आज हम टाइप 2 प्रॉब्लम पे बात करते हैं बिकॉज ये चैप्टर जो है ये टाइप 1 से लेकर टाइप 5, 6 तक चलेगा। इसमें हर टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो टाइप 1 प्रॉब्लम में हमने उन वाली रिएक्शंस पे बात की थी जिनमें खाली एक रिएक्टेंट हो और उसी एक रिएक्टेंट से जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो हमने कैलकुलेट किया था। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप 2 प्रॉब्लम्स। इनमें हम उन वाले रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं जिनमें दो रिएक्टेंट्स होंगे, लेकिन इसके दो केसेस आएंगे। केस फर्स्ट होगा अमाउंट ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट इज गिवन। दैट मींस रिएक्शन तो दी होगी, रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स तो दो होंगे लेकिन एक ही रिएक्टेंट का अमाउंट दिया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे रिएक्शन है N2 प्लस 3 टाइम्स H2 गिव्स ट्वाइस NH3। ओके, तो इस रिएक्शन में सपोज करते हैं इसके 4 मोल्स दिए हुए हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अमोनिया के 4 मोल से नाइट्रोजन के 4 मोल से, देखिए रिएक्टेंट तो दो है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, बट अमाउंट खाली यानी कि जो मोल्स है वो खाली एक रिएक्टेंट का दिया हुआ है, दैट इज नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के 4 मोल से अमोनिया के कितने बनेंगे? नाइट्रोजन के 1 से 2 बनता है, तो नाइट्रोजन के 4 मोल से अमोनिया के 8 बनते हैं। इवन कि नोइंग दैट कि ओनली नाइट्रोजन इज नॉट सफिशिएंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, खाली नाइट्रोजन के प्रेजेंट होने से अमोनिया नहीं बनेगा, बट हम यहां पे हमने डायरेक्टली ये बता सकते हैं कि इस नाइट्रोजन के 4 मोल से अमोनिया के 8 मोल बनते हैं। तो असल में करते क्या है हम कि ये वाला जो हाइड्रोजन है वी आर एक्चुअली एज्यूमिंग other reactant is present in sufficient amount। खाली नाइट्रोजन के होने से अमोनिया नहीं बनेगा, लेकिन यहां हमने डायरेक्टली बताया अमोनिया नाइट्रोजन के 4 मोल से अमोनिया के 8 मोल बनते हैं, क्योंकि यहां 1 से 2 बनता है तो 4 से 8 बनेगा। इसका मतलब जो हाइड्रोजन वाला जो दूसरा रिएक्टेंट है उसका हमने एज्यूम किया है कि इसकी जो कंसंट्रेशन है, उसका जो अमाउंट है वो सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है। इसी तरह से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रोजन के 5 मोल दिए हैं, हाइड्रोजन के 5 मोल दिए हैं, 5 मोल हाइड्रोजन से बताइए अमोनिया के कितने मोल बनेंगे। ये तो कंफर्म है कि खाली हाइड्रोजन से अमोनिया नहीं बनेगा, बट यहां हम बता सकते हैं कि हाइड्रोजन के 5 रिएक्ट जब करेंगे तो अमोनिया का कितना बनेगा 2/3। देखिए 3 से 2 बन रहा है तो 1 से बनेगा 2/3 और 5 से बनेगा 2/3 इंटू 5 दैट इज 10/3। 10/3 मोल बनेगा नाइट्रोजन अमोनिया का, बट वी आर एक्चुअली एज्यूमिंग दैट द कंसंट्रेशन दैट इज अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट, ये जो नाइट्रोजन है ये भी सफिशिएंट अमाउंट में है। तो इसमें हम ये पॉइंट लिख सकते हैं when the amount of only one reactant is given in the reaction, we assume that another reactant is present in sufficient amount। क्लियर? शाबाश। तो दूसरी बात यह है जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम डिफाइन करेंगे। सपोज मैंने कहा कि जैसे एक टेबल है, एक टेबल और 6 चेयर से एक डाइनिंग टेबल बनता है, एक टेबल और 6 चेयर से एक डाइनिंग टेबल बनता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए 6 टेबल से कितना डाइनिंग बनेगा, 6 टेबल से कितना डाइनिंग टेबल बनेगा, तो आपका आंसर होगा 6 डाइनिंग टेबल होगा। या आपसे कोई पूछेगा तो इसका मतलब यह है कि आपने 6 टेबल से तो 6 डाइनिंग बता दिया, इसका मतलब आप एज्यूम कर रहे हो, यहां आप एज्यूम कर रहे हो एज्यूमिंग चेयर्स आर सफिशिएंट, सफिशिएंट। तो कितने होंगे वो हम इसके रेस्पेक्ट में बता सकते हैं कि अगर एक टेबल के साथ 6 चेयर लगती है तो 6 टेबल के साथ 36 चेयर लगेंगी। इसी तरह से अगर आपके पास सपोज दिया है, खाली अमाउंट दिया है चेयर्स का, 24 चेयर्स कितना डाइनिंग टेबल बनाएगा। अगर 6 से 1 बन रहा है तो 1 से कितना बनेगा 1/6 इंटू 24 दैट इज 4 डाइनिंग टेबल बनेगा। तो आप इसमें क्या कर रहे हो, एज्यूमिंग सफिशिएंट टेबल्स। तो आप यहां पे एज्यूम कर रहे हो कि जो दूसरा वाला रिएक्टेंट है वो सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं।
तो ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है केस फर्स्ट का, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो केस सेकंड पे मेनली बनते हैं। जैसे अपने पास केस सेकंड क्या है, अमाउंट ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स इज गिवन। पहले केस में हमने देखा रिएक्टेंट का, एक ही रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है एंड वी आर अज्यूमिंग दैट अनदर रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट। और दूसरा केस क्या है, अमाउंट ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स इज गिवन, दोनों रिएक्टेंट्स का अमाउंट दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, समझ लीजिए अपने पास फॉर एग्जांपल अपने पास यही रिएक्शन है, नाइट्रोजन N2 प्लस 3 टाइम्स H2 कन्वर्ट्स टू ट्वाइस NH3, ये रिएक्शन है और दोनों रिएक्टेंट्स का अमाउंट दिया हुआ है। दोनों रिएक्टेंट्स का अमाउंट दिया है, जैसे इसका दिया है सपोज 4 मोल दिया है, ठीक है, और इसका दिया है 6 मोल, दोनों रिएक्टेंट्स का अमाउंट दिया है। उसके बाद हम चेक करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। यहां पे हमारा एक कॉन्सेप्ट आएगा, दैट रिएक्टेंट या रिएजेंट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट या कहो या लिमिटिंग रिएक्टेंट कहो, बात एक ही है। लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा रिएक्टेंट होता है, एक ऐसा रिएजेंट होता है जो रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम होता है और फुल्ली कंज्यूम होता है, और जो अमाउंट ऑफ जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट का जो अमाउंट बनता है वो खाली सिर्फ डिपेंड नहीं करेगा बट डिपेंड करेगा वो किसके अमाउंट पे, लिमिटिंग रिएजेंट के। मतलब ये रिएक्शन में ऐसा रिएजेंट होगा जो रिएक्शन में फुल्ली कंज्यूम होगा, जिसका पूरा का पूरा अमाउंट कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में, और जो दूसरा वाला रिएक्टेंट होगा जो एक्सेस में होगा उसका कुछ ना कुछ अमाउंट बच गया होगा। कुछ पार्ट ने लिमिटिंग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाया होगा एंड सम पार्ट विल बी रिमेन्ड। तो इसलिए ये बेहतरीन वाला कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन तो लाजमी आना ही आना है। क्लियर, चलिए इस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। अपने पास दिया है नाइट्रोजन की 4 मोल और हाइड्रोजन की 6 मोल दिए हैं, और आपसे पूछा जा रहा है LR को मैं बताता हूं, LR इज कॉल्ड एज, ये डिनोशन है किसके लिए, लिमिटिंग रिएजेंट के लिए। लिमिटिंग रिएजेंट कहो या लिमिटिंग रिएक्टेंट कहो। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, इट कंज्यूम्स which consumes 100%, ये कंज्यूम फुल्ली, इट कंज्यूम्स फुल्ली, ओके। तो इसका पूरा का पूरा लास्ट में अमाउंट इसका बचता जो है वो 0 अमाउंट बचता है, मतलब कोई भी मोल इसका नहीं बचेगा। और जो प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मड डिपेंड्स अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट। कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बनेगा वो डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट पे, क्योंकि यही पहले कंज्यूम होने वाला है तो रिएक्शन के अंदर पहले ये कंज्यूम होगा और उस वक्त रिएक्शन बिल्कुल रुक जाएगी। तो चलिए यहां देख लेते हैं अब इस लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट कैसे करें। लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करने का एक तरीका है, उसके लिए टर्म आती है, दैट टर्म इज कॉल्ड एज स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट। दैट टर्म इज कॉल्ड एज स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट। व्हाट इज स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट? स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट को हम डिनोट करते हैं SA से, स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट। दैट SA स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट दैट इज मोल्स टेकन, कितने जो गिवन होंगे, मोल्स टेकन या मोल्स गिवन डिवाइड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ओके, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, मोल्स टेकन डिवाइड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और जिसका भी रिएजेंट, जिस रिएजेंट का स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट जिस रिएजेंट का कम होगा और वो बनेगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। ये एक तरीका है, ये हमारे किसी काम का नहीं आता, खाली इसके सिवाय इसके कि हम इससे पता कर पाते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, कौन पहले रिएक्शन के अंदर कंज्यूम होगा फुल्ली, और जो प्रोडक्ट बनेगा इसी लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग बनेगा। जैसे इस रिएक्शन के लिए मैं एक एडवाइस करना चाहता हूं आपको, वो ये है कि जब भी आप क्वेश्चन में जब भी आप लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करो तो ये लिमिटिंग रिएजेंट आप ऑलवेज ट्राई टू फाइंड दिस लिमिटिंग रिएजेंट इन एट द टॉप ऑफ दिस रिएक्टेंट्स, बिकॉज ये हमारे क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन पार्ट होगा उसको डिस्टर्ब ना करे। तो आप स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट को यहां पे सॉल्व करें साइड में, इससे खाली पता ये चलेगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और बाकी का अपना क्वेश्चन सेम चलेगा। जैसे इस रिएजेंट, इसके लिए N2 के लिए तो क्या स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट अगर हम चेक करेंगे N2 के लिए तो मोल्स टेकन कितने मोल्स आपने लिए थे, 4 डिवाइड बाय स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट दैट इज 4। तो N2 के लिए स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट 4 आ रहा है, और इस वाले के लिए कितना मोल दिया हुआ है, 6 डिवाइड बाय 3 दैट इज 2। तो हाइड्रोजन का जो स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट आ गया 2, तो हाइड्रोजन विल एक्ट एज लिमिटिंग रिएजेंट। ये पहले रिएक्शन के अंदर कंज्यूम हो जाएगा, और प्रोडक्ट कौन होगा ये प्रोडक्ट सिर्फ डिसाइड करेगा, ये प्रोडक्ट फाइनल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा ये डिसाइड होगा लिमिटिंग रिएजेंट से। क्लियर, चलिए देखते हैं कैसे।
समझते इस क्वेश्चन को। अभी तक हमें पता चला कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाले केस में जो पैरामीटर गिवन है, जो डेटा दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना क्या है। हमने ये पता किया कि ये हाइड्रोजन जो है ये लिमिटिंग रिएजेंट है और इसके कितने मोल्स दिए हुए हैं समझ लीजिए। इसके मोल्स दिए हैं 6 मोल्स, 6 मोल, और इसके दिए थे 4 मोल। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन पूरा का पूरा जब रिएक्शन कंप्लीट होगा, मतलब जब हाइड्रोजन पूरा का पूरा कंज्यूम होगा, इसका 0 मोल बचेगा और 0 मोल बचने पे अमोनिया बनेगा अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, एंड नाइट्रोजन का कुछ अमाउंट रिएक्शन के अंदर बचा होगा। तो मुझे बताइए अमोनिया कितना बनेगा। अमोनिया बनेगा, देखिए इसके 3 मोल से 2 मोल बन रहा है, देखिए इसके 3 मोल से इसके 2 मोल बन रहे हैं, इसके 3 मोल से इसके 2 मोल बन रहे हैं, ठीक है। अब दिया कितना है 6 मोल, 6 मोल से कितना बनेगा, इसके 6 मोल से बनेगा 2/3 इंटू 6, 2/3 इंटू 6 दैट इज 4 मोल। 4 मोल बनेगा किसका, अमोनिया का 4 मोल बनेगा, अमोनिया का 4 मोल बनेगा। अब आप बताएंगे सर ये जो आप 6 मोल ये तो पूरा यूज हो रहा है, बिल्कुल होना भी चाहिए, बिकॉज ये वाला जो है हाइड्रोजन ये लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा और यही डिसाइड ये पूरा का पूरा कंज्यूम होगा। अब बात ये है कि क्या हम इससे ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक बात तो कंफर्म है कि हाइड्रोजन पूरा का पूरा रिएक्ट करेगा और इसका जो कोई भी मोल फाइनली बचा नहीं होगा, और नाइट्रोजन का कुछ मोल ऐसा भी होगा जो बचा होगा रिएक्शन के अंदर, बिकॉज ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी कब, ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी तब जब हाइड्रोजन का 6 के 6 मोल्स कंज्यूम हुए हैं, उस वक्त अमोनिया की 4 मोल्स बने होंगे और नाइट्रोजन का कुछ ना कुछ अमाउंट बचा होगा। तो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन लेफ्ट जो दूसरा रिएक्टेंट है, तो यहां मैं लिख सकता हूं अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट। अदर रिएक्टेंट कौन है, लेफ्ट जो बचा है, रिमेनिंग, या आप लेफ्ट भी बता सकते हैं, रिमेनिंग भी बता सकते हैं। और वो कितना होगा, देखिए कितना बचा होगा। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल आपने कितने लिए थे, टोटल मोल्स कितने लिए थे, उनमें से माइनस करो कि कितने मोल रिएक्ट किए होंगे, रिएक्टेड मोल्स। टोटल में से जितना रिएक्ट करेगा, मान लीजिए 4 था, 4 में से सपोज 2 रिएक्ट किया तो बचेगा कितना, 2 मोल बचेगा। तो पहले रिएक्ट करने के लिए अमाउंट जो बचा हुआ अमाउंट है उसको पता करने के लिए हमें पहले टोटल मोल्स पता होना चाहिए। उस मोल से हम माइनस करेंगे कितने मोल्स ने रिएक्ट किया है, तब जाके हमें पता चलेगा कि N2 जो है वो कितना बचा होगा। और देखते हैं टोटल मोल्स आपने कितना लिया था, नाइट्रोजन के टोटल मोल्स 4 लिए थे, तो यहां मैं लिखूंगा 4 माइनस। अब रिएक्ट कितना करेगा, रिएक्ट बात यह है कि रिएक्ट किसके साथ करेगा लिमिटिंग रिएजेंट के साथ। कितना करेगा, देखिए इसके 3 मोल इसके 1 से रिएक्ट कर रहे हैं, समझ लीजिए। देखिए यहां पे एक कंफ्यूजन है कि सर 4 मोल से 6 मोल रिएक्ट करवाना है या 6 मोल से 4 मोल रिएक्ट करवाना है। जरूरी बात है ये 4 मोल तो रिएक्ट नहीं कराना, बिकॉज ये 4 मोल पूरा का पूरा तो कंज्यूम नहीं होगा रिएक्शन के अंदर पूरा कंज्यूम होता है 6 मोल। तो हम देखेंगे कि जब इसका हाइड्रोजन का 6 मोल यूटिलाइज हुआ होगा, डिसअपियर हुआ होगा, कंज्यूम हुआ होगा, उस वक्त नाइट्रोजन को कितना यूज होना पड़ा होगा। देखिए बच्चे, हाइड्रोजन के 3 मोल से नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है। यहां पे देखिए हाइड्रोजन के, मैं यहां थोड़ा सा इसको इलैबोरेशन में लिख रहा हूं एक क्वेश्चन के लिए। हाइड्रोजन के 3 मोल को नाइट्रोजन के 1 मोल से एज पर बैलेंस्ड इक्वेशन नाइट्रोजन के 1 मोल से रिएक्ट कराना पड़ा। हाइड्रोजन के 3 मोल से नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्ट करता है, तो हाइड्रोजन के 1 मोल से कितना रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन के 1 मोल से रिएक्ट करेगा 1/3 मोल। लेकिन हाइड्रोजन का टोटल मोल कितना रिएक्ट कर रहा है, 6 मोल। तो 6 मोल से कितना रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन के 6 मोल से रिएक्ट करेगा ये 1/3 इंटू 6 दैट इज 2 मोल, 2 मोल रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट कितना किया होगा, 2 मोल। तो 4 - 2 दैट विल बी इक्वल टू 2 मोल। 2 मोल ऐसा होगा नाइट्रोजन का जिसने रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, जो रिएक्शन के अंदर अभी भी अवेलेबल होगा, लेकिन हुआ क्या, वो वेट करेगा कि कब फिर से ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन आ जाए और मैं रिएक्ट करके अमोनिया बना दूं। लेकिन फिलहाल के लिए इस 2 मोल, ये जो 2 मोल लेफ्ट, ये जो 2 मोल रिमेनिंग अमाउंट है नाइट्रोजन का, ये जो 2 मोल बचा है, इससे हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये अपने लिए तो ये पूरा का पूरा वेस्ट है, बिकॉज इससे कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होती। क्लियर, मतलब 4 मोल से खाली 2 मोल रिएक्ट किया है, बाकी सारा का सारा बचा हुआ है। ऐसा ही एक क्वेश्चन, इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस हमें करने अभी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल बना रहा हूं, 2a + 3b गिव्स 4c। क्लियर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट।
फाइंड एल आर मीन्स लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट लेफ्ट, अदर रिएक्टेंट लेफ्ट। फाइंड लिमिटिंग, एक तो हमें पता करना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, और गिवन जो डेटा है, गिवन डेटा जो है, सपोज ये 6 मोल है और ये 4 मोल है। कुछ भी डेटा आप ले सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैंने ये डेटा लिया। एक तो बताना है फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट लेफ्ट, और एक क्वेश्चन में ऐड कर रहा हूं एंड अमाउंट ऑफ सी, अमाउंट मीन्स मोल्स, मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस्ड। अमाउंट को आप समझिए मोल्स, मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस्ड, कितना सी बना होगा, ये क्वेश्चन है अपना, ये गिवन डेटा है। तो पहले मैं स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट चेक करूंगा सबके लिए। इसका स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट आएगा, इसका स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट आएगा 6/2 दैट इज 3, इसका आएगा 4/3 दैट इज 1.3। तो इसका स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट कम आया तो ये बी बन जाएगा अपने लिए लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब ये जो सी बन जाएगा, सी के बनने में जो कंट्रीब्यूशन होगा, मेन जो सी बनेगा वो डिसाइड करेगा कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट, वो डिसाइड करेगा कि सी के कितने मोल्स बनने हैं। क्लियर? क्योंकि यही ऐसा रिएजेंट है जो रिएक्शन में पूरा कंज्यूम होने वाला है। तो मुझे बताइए, अगर इसके 4 मोल से, अगर इसके बैलेंस रिएक्शन से देखा जाए तो इसके 3 मोल से इसके 4 मोल बनेंगे, बनते हैं। इसके 3 मोल से इसके 4 मोल बनते हैं। तो इसके 4 मोल से कितना बनेगा, क्योंकि ये तो कंज्यूम होना ही है। इसके 4 मोल से बनेगा 4/3 × 4 16/3 मोल, इतना प्रोडक्ट बनेगा भाई। टोटल इसका आंसर है वो ये है कि इतना प्रोडक्ट बनेगा किसका, सी का 16/3 मोल बना होगा। अब दूसरी बात यह है कि जब इसके 4 मोल घट गए ना, तो इसमें अब इसका तो कोई भी मोल नहीं बचा होगा। अब इसका तो ये वाला जो ए है ये तो बचा होगा एक्सेस में, इसका मतलब ये एक्सेस में था, इसीलिए तो ये दूसरा, अगर ये वाला लिमिटिंग रिएजेंट है इसका मतलब ये एक्स्ट्रा था, ये एक्सेस में है। अब एक्सेस में हमें करना क्या है, एक्सेस में हमें चेक करना है कि इसका कितना रिमेनिंग अमाउंट होगा, कितने रिमेनिंग मोल्स होंगे। रिमेनिंग मोल्स कितने होंगे, टोटल मोल्स माइनस रिएक्टेड अमाउंट, रिएक्टेड मोल्स, टोटल माइनस रिएक्टेड मोल्स। अब टोटल आपने कितने लिए थे, एक्सेस में ये कितने हैं, 6 मोल्स लिए थे आपने टोटल, माइनस अब रिएक्टेड देखेंगे कितने, आउट ऑफ 6 कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। तो समझिए 6 से, देखिए इसके 4 से इसके 6 कर रहे हैं, यहां तो मैं बोल सकता हूं इसके 4 से 6 कर रहे हैं, तो 1 से कितना करेगा 6/4। देखिए यहां देख लीजिए, हमारे पास दिया क्या है इन्फॉर्मेशन, ओके ठीक है। इसके 3 से 2 कर रहे हैं, तो इसके 3 से इसके 2 कर रहे हैं, तो इसके 1 से कितना करेगा 2/3 करेगा। अब दिया कितना है 4 से कितना करेगा, तो 2/3 × 4 करेगा। बात समझ आ रही है? फिर से मैं बोल रहा हूं, इसको हटा के देखिए, टोटल मोल 6 लिए थे, रिएक्टेड कितना है, देखिए 3 से 2 कर रहे हैं, तो 1 से कितना करेगा 2/3, 1 से करेगा 2/3। अब दिया कितना है, टोटल अमाउंट कितना रिएक्ट कर रहा है, टोटल अमाउंट 4 रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब अगर 3 से 2 बन रहा था तो 1 से 2/3 बनेगा, तो 4 से कितना हो जाएगा, 4 से हो जाएगा 2/3 × 4 दैट इज 2 4 8/3। तो ये आ जाएगा 6 माइनस 8/3 दैट इज 18 माइनस 8/3 10/3 मोल। तकरीबन 3.3 मोल ऐसा होगा जो रिमेनिंग, जो बचा होगा। 10/3 दैट इज 3.3 मोल, यानी कि 6 मोल में से तकरीबन 10/3 दैट मींस 3.3 मोल ऐसा होगा जो बचा होगा, जिसने रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। इसका मतलब यह है कि जब आपके पास ये हाइड्रोजन है, जब ये बी है, जब बी का 0 मोल बचा होगा, उस वक्त जब 0 मोल बचा होगा, मतलब पूरा का पूरा कंज्यूम हुआ है, तब उसका 10/3 मोल बचा होगा, और तब इसका 16/3 मोल बना होगा। बात फाइनली ये है, जब बी का सारा कंज्यूम हुआ, तब ए जो है वो 10/3 मोल बचा हुआ है, और तब 16/3 मोल ऐसा है प्रोडक्ट का जो बना हुआ होगा। क्लियर? फिर से और एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को और एक तरीके से समझते हैं, और एक पार्ट से समझते हैं। चलिए यहां कर लेते हैं। H2 मैंने लिखा सपोज ट्वाइस H2 प्लस O2 कन्वर्ट्स ट्वाइस H2O। ठीक है, यहां लिखा है 10 मोल,
यहाँ लिखा है 4 मोल। और फिर से वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मड, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मड भी करना है, लिमिटिंग रिएजेंट भी करना है, और एक्सेस अमाउंट में भी देखना है कौन सा वाला एक्सेस में है और कितना एक्सेस में है। क्लियर? आप चाहो तो इस अमाउंट में आप अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मड जो है वाटर कितना प्रोड्यूस हुआ होगा, एक तो हम इसमें मोल्स भी चेक करेंगे और साथ ही साथ में मास भी देखेंगे कि कितना मास बना होगा। क्लियर? अमाउंट में दोनों, अभी हम इस क्वेश्चन में दोनों करेंगे बात, अमाउंट में मोल्स भी बात करेंगे और मास भी बात करेंगे। बताइए, लिमिटिंग रिएजेंट चेक कर रही है 10/2 दैट इज इसका स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट 5, 4/1 दैट इज 4, तो इसका लिमिटिंग रिएजेंट आ गया ये। क्लियर? लिमिटिंग रिएजेंट तो यही डिसाइड करेगा। अब बताइए, जब इसका 0 मोल बना होगा, बचा होगा, देखिए 1 मोल से तो 2 मोल बन रहा है, अब इसके 1 मोल से बन रहा है 2 मोल। एज पर बैलेंस्ड इक्वेशन इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बन रहा है, तो इसके 4 मोल से कितना बनेगा? इसके 4 मोल से ऑब्वियस सी बात है 8 मोल बनेगा। अब अगर 8 मोल बनेगा, ये होगा 8 मोल। अब 8 मोल से बनने पे इसका मास कितना बना होगा? ये तो मोल्स है, तो मास कितना होगा? दैट इज मोल्स इनटू ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास जिसे आप कहते हैं। तो मास कितना, मोल्स कितना है? दैट इज 8 इनटू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ वाटर दैट इज 18, तो इतने ग्राम्स होगा, इतने ग्राम होगा। चलिए इसको देखते हैं। 8 दैट इज 64, तो 8 1 8, तो 144, 144 ऐसा है जो ठीक है। चलिए 144 ग्राम बना होगा किसका? वाटर का 144 ग्राम बना होगा। दूसरा पार्ट क्या है? पहला पार्ट तो हो गया, एक तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मड, हमने मोल्स में चेक किया, मास में चेक किया, लिमिटिंग रिएजेंट भी देखा, और एक्सेस में जो एक्सेस में है वो ये है। इसका मतलब ये है कि जो इसका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन विल बी प्रेजेंट इन एक्सेस, हाइड्रोजन विल बी प्रेजेंट इन एक्सेस। और इसका कितना रिमेनड मोल बचा होगा? बचा कितना है? रिमेनड मोल्स, रिमेनिंग मोल्स, रिमेनिंग मोल्स विल बी इक्वल टू टोटल मोल्स। टोटल मोल्स आपने कितने लिए थे? तो 10 लिए थे, 10 मोल्स तो टोटल थे ही, माइनस रिएक्ट कितना करेगा? किसके साथ रिएक्ट करना है? ऑक्सीजन के साथ। देखिए इसके 1 से 2 बन रहा है, तो इसके 4 से कितना बनेगा? देखिए 1 से 2 बन रहा है, तो 4 से कितना बनेगा? 1 से अगर 2 बन रहा है तो 4 से 8 मोल रिएक्ट करेगा। ये टोटल मोल्स है जो आपने लिए थी, माइनस ये रिएक्टेड मोल्स है। तो इसके ऑक्सीजन के 1 मोल से हाइड्रोजन का 2 मोल रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन के 4 मोल से हाइड्रोजन का 8 मोल रिएक्ट किया होगा, तो 10 में से 8 गए तो 2 मोल। ये 2 मोल अभी भी रिमेनिंग होगा, ये बचा होगा 2 मोल। क्लियर? तो फाइनली बात क्या है? फाइनली बात यह है कि ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 मोल बचे होंगे, 2 मोल बचे होंगे। अच्छा, ऑक्सीजन के टर्म्स में बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा कंज्यूम हुआ होगा। और तीसरी बात, इसके कितने मोल्स बने होंगे? 8 मोल बने होंगे। क्लियर? परफेक्ट, ठीक है यहां तक? चलिए ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले, या चलिए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। What total volume in liters at 120 degree centigrade, 120 degree Celsius and 1 atm pressure could be formed by the decomposition of 16 ग्राम of NH4 NH3 अमोनियम नाइट्रेट। देख लीजिए बोला क्या जा रहा है? बोला ये जा रहा है कि ये जो NH4NO3 है, NH4NO3 ये डिकम्पोज हो रहा है। अब ये नहीं दिया है कि किस में डिकम्पोज हो रहा है, चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन है तो N2O2 और हाइड्रोजन है तो वाटर भी बना होगा। इसको थोड़ा सा पहले बैलेंस कर लेते तब जाके, बिकॉज विदाउट बैलेंसिंग कोई भी क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है यहाँ। तो नाइट्रोजन के 2 मोल, यहाँ नाइट्रोजन के 2 एटम, नाइट्रोजन के 2 एटम, हाइड्रोजन की 4, तो यहाँ से 2 लगा दूंगा। तो ऑक्सीजन कितना बना? 2 और 2 हो गई 4। तो इसका मतलब यह है कि मैं नाइट्रोजन को यहाँ भी 2 लगा सकता हूँ, यहाँ लगा सकता हूँ मैं 4, सॉरी यहाँ 2 लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा 2, तो नाइट्रोजन बन गई 4 और ऑक्सीजन कितना बना? 3 2 6। यहाँ ऑक्सीजन कितना बना? यहाँ बना 2, यहाँ 2 लगाएंगे तो 4 प्लस, ओके। तो रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है। यहाँ से हाइड्रोजन कितने? 4, यहाँ से हाइड्रोजन 8 है, तो मैं यहाँ अगर यहाँ 4 लगा दूंगा, चलिए 4 4 2 8, ऑक्सीजन बन गई कितने? ऑक्सीजन बन गई 4 और 4 और 4 8, तो यहाँ ऑक्सीजन कितने बने? 3 2 6, ओके। तो यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा कि बैलेंसिंग तो अपने हाथ में ऑटो, ठीक है।
तो ऑक्सीजन यहाँ पे 6 बन गए, या इस साइड से भी 6 है, नाइट्रोजन 4 है, नाइट्रोजन 4 है और हाइड्रोजन 8, बिकॉज विदाउट बैलेंसिंग तो कोई भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हो सकता। अच्छा, व्हाट टोटल वॉल्यूम इन लीटर्स एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर। देखिए प्रेशर दिया हुआ है, could be formed by the decomposition of 16 ग्राम ऑफ NH4NO3। देखिए पहली बात यह है कि हम गिवन डेटा को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। अपने पास दिया है 16 ग्राम NH4NO3, तो इसको पहले हम मोल्स में चेक करेंगे कि ये NH4NO3 के कितने मोल्स देगा। दैट विल बी इक्वल टू 16 ग्राम डिवाइड बाई इसका ग्राम एटॉमिक मास। देखिए नाइट्रोजन के लिए 2 नाइट्रोजन का 28 आ रहा है, प्लस 4 आ रहा है, प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन कितने हैं 3 है इंटू 16, तो दैट इज 32 प्लस 32 और ये कितना होगा 48, तो 0 तो 80 डिवाइड बाई 80 ग्राम होगा। तो इसको कैंसिल कर सकते हैं आप, 16 1 16 5, ठीक है। तो मोल्स कितने आ गए, मोल्स अपने पास आ गए 1 डिवाइड बाई 5 एंड दैट इज इक्वल टू 0.2 मोल्स। 0.2 मोल्स किसके हैं असल में NH4। अब तो हम मोल खेल ही सकते हैं। अब बताइए अगर अपने पास इसके 0.2 मोल है, खाली 0.2 मोल है, 16 ग्राम ऑफ NH4NO3 कितना मोल होगा 0.2 मोल होगा। अब इसके 2 मोल से 2 मोल बन रहा था, तो 0.2 मोल से कितना बनेगा 0.2 मोल ही बनेगा। अब इसके अगर 2 मोल से 1 मोल बन रहा था तो 0.2 से कितना बनेगा 0.1 मोल बनेगा, और इसके 0.2 मोल से 4 बन रहा है तो 0.2 से कितना बनेगा 0.4 मोल बनेगा। तो टोटल मोल्स अपने पास कितने बार है, बिकॉज ये बता रहा है व्हाट टोटल वॉल्यूम कुड बी फॉर्मेड, टोटल वॉल्यूम बताना है। तो टोटल वॉल्यूम प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है, नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया, और इससे हम टोटल वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देयरफॉर एन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, दैट इज 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.4, तो आंसर आ गया 0.7 मोल। इतने तो टोटल मोल्स है। देयरफॉर मैं लगा सकता हूं फॉर्मूला PV इक्वल टू nRT। प्रेशर कितना दिया है, दैट इज 1 atm। चलिए atm में दिया है तो चेंज करने की वैसे जरूरत नहीं है, वॉल्यूम आएगा लीटर्स में। जब R का वैल्यू पुट करेंगे हम, देखिए ये atm लीटर atm आ गया तो R का वैल्यू 0.0821 ही लगेगा, मल्टीपल इक्वल टू 0.7, टोटल नंबर ऑफ मोल 0.7 इंटू R का वैल्यू 0.08 और मल्टीपल लग जाएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है 127 डिग्री सेंटीग्रेड, 127 मतलब 400। क्लियर, यहाँ लग जाएगा 0.08, ठीक है। तो इसको मैं कर सकता हूँ, देखिए ये 2 0 हट जाएंगे, 4 8 दैट इज 32, तो वॉल्यूम आ जाएगा 0.7 इंटू 32। क्लियर, तो जितना भी इसका आंसर आएगा इतने लीटर्स आएंगे, ओके इतने लीटर्स आएंगे। सो ये होगा आपका आंसर फाइनल। क्लियर, तो इससे आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको आप बना लो, आई थिंक 7 इंटू 3.2 आराम से हो जाएगा सॉल्व, या डायरेक्टली करो 7 इंटू 2, वो आप आराम से कर सकते हो, तो लीटर्स में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो पहले आपको करना क्या था, पहले आपको टोटल चेक करना है ऑलवेज। देखिए ये वाला जो मैं आइडिया दे रहा हूं आपको बार बार कि आप हमेशा इन ग्राम्स को आप पहले मोल्स में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर वो मोल से जो भी फिर इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जाए वो हम लेके जा सकते हैं उधर, ठीक है। चलिए यहां से चेक कर लेते क्वेश्चन। XeF6 plus I2 gives IF7 plus Xc. How many millimoles of IF7 will be formed by 3.5 millimoles of XeF6? देखिए क्वेश्चन दिया है XeF6, तो ये अभी बैलेंस्ड नहीं है रिएक्शन आई थिंक, तो I2 दिस विल बी इक्वल टू IF7। कल मैंने समझाया था कि इस टाइप की रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, 6 की जगह 7 की जगह 6 लगा दो, तो अब इससे आयोडीन 6 बन गए तो यहाँ 3 लगा दो, तो ज़ीनॉन 7 बन गए तो यहाँ 7 लगा दो, रिएक्शन बैलेंस। बिल्कुल सही है, रिएक्शन बैलेंस है। तो पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि हाउ मेनी मिलीमोल्स, मोल नहीं है, मिलीमोल्स ऑफ IF7 विल बी फॉर्म्ड बाय द 3.5। अरे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 3.5 मिलीमोल्स का डेटा दिया है, यानी कि XeF6 ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड, इसके 3.5 मिलीमोल्स है, तो इसके कितने मोल्स बनेंगे। तो जरूरी बात है ना कि इसके 7 मोल से अगर इसके 6 मोल बनते हैं, अगर इसके 7 मोल से इसके 6 मोल बन रहे हैं, तो बताइए 1 मोल से कितना बनेगा, 1 मोल से बनेगा 6/7, ठीक है। तो 3.5 मोल से अगर होता तो 6/7 इंटू 3.5 होता, लेकिन ये 3.5 मिलीमोल्स है, तो क्या फर्क पड़ता है मोल्स में हो या मिलीमोल्स में है, तो बात तो सेम ही है ना 3.5। लेकिन ये जो पूरा का पूरा आंसर आएगा ना, ये पूरा का पूरा आंसर आएगा, देखिए 7535, तो मैं लिख सकता हूँ
7535 दैट इज 0.5, तो 6 इंटू दैट इज 3 मिली मोल्स। ठीक है, क्लियर, शाबाश। तो 3 मिली मोल्स बनेगा इसका, क्लियर है, शाबाश। उसके बाद ओके, ये हमने डिस्कस किया। चलिए यहां से हम और कुछ डेटा भी इंफॉर्मेशन ये गैदर कर सकते हैं। लाइक अपने पास अगर एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, या मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, C4H8 प्लस O2 कन्वर्ट्स टू CO2 प्लस H2O। तो कार्बन यहां 4 है तो यहां 4 लगा दूंगा। ऑक्सीजन बन गए 8, अब ऑक्सीजन 8, तो हाइड्रोजन कितने 8, तो मैं यहां से कितना लगा सकता हूं 4। तो ऑक्सीजन कितने बन गए अब टोटल, ऑक्सीजन बन गए 4 और यहां 4 और यहां बन गए 8, दैट इज यहां 6 लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर से और एक क्वेश्चन, यहां पे इसका अमाउंट दिया है 10 मोल्स और यहां इसका 20 मोल्स। इसका कितना मास बनेगा, मोल्स बनेगा और मास भी बनेगा, इसका भी मास बनेगा। और रिएक्शन के अंदर आपको फाइंड आउट करना है, पहली बात लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है, दूसरी बात ये पता करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स और कितना मास, वाटर का कितना मोल और कितना मास बनेगा, और साथ ही साथ में ये भी पता करना है कि जो इन दोनों में से कोई बचेगा, जो इन दोनों में से कोई एक्सेस में होगा और वो कितना अमाउंट बचा होगा उसका। क्लियर, ओके। बताइए, देखिए इसका स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट चेक करेंगे तो वो आएगा 10 डिवाइड बाई 1 दैट इज 10। इसका आएगा 20/6 दैट इज 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये बन जाएगा अपना लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, 20/6 आएगा तो 3 पॉइंट समथिंग ये लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। तो अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनेगा। तो आप बता सकते हैं कि इसके 6 मोल से इसके 4 मोल बनते हैं और इसके 4 मोल बनते हैं। रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए पहले। इसके 6 मोल से इसका 4 मोल और इसका 4 मोल बनेगा, तो इसके 1 मोल से कितना बनेगा, इसके 1 मोल से कितना बनेगा 4/6 मोल, और यहां भी बनेगा 4/6 मोल। क्लियर, तो अब दिया कितना है 20 मोल, तो ये 20 मोल, क्योंकि ये वाला जो है C4H8 ये तो होगा अपना एक्सेस में। क्लियर, तो इसके 20 मोल से कितना बनेगा, इसके 20 मोल से बनेगा 4/6 इंटू 20, ये भी बना होगा 4/6 इंटू 20। ठीक है, तो ये 80/6 मोल इसका बनेगा और 80/6 इसका बनेगा, 80/6 इसका बनेगा। क्लियर, तो इसका मास अगर पूछा जाए तो इसका मास कितना होगा, दैट इज मोल्स इज 80/6 मल्टीपल बाई कार्बन डाइऑक्साइड है तो 44। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। यहाँ 80/6 इसका मास कितना बना होगा, 80/6 इंटू इसका वाटर है तो 18 आ जाएगा, दैट इज 6 3 18 8 3 24 240 ग्राम, 240 ग्राम। ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं फिर आराम से। क्लियर, चलिए ये तो हो गया, पहली बात लिमिटिंग रिएजेंट भी पता चला, दूसरी बात कार्बन डाइऑक्साइड का कितना बना, वाटर का कितना बना, मोल्स भी चेक किए, मास भी चेक किया, ये भी देखा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। और अब बात है कि एक्सेस में कौन बचा कौन बचा, तो C4H8। अब कितना बचेगा, C4H8 कितना बचेगा कितना, जो रिमेनिंग पार्ट होगा इसका, दैट विल बी जो टोटल मोल्स थे, यानी कि 10 माइनस जो रिएक्टेड अमाउंट था। अब 6 से तो 1 रिएक्ट कर रहा है, तो 1 से कितना रिएक्ट करेगा 1/6। अब 20 से कितना रिएक्ट करेगा 1/6 इंटू 10, सॉरी 20 से कितना करेगा 1/6 इंटू 20, दैट विल बी इक्वल टू 10 माइनस 20/6, तो दैट विल बी इक्वल टू 40/6। इतना मोल बच गया होगा, इतना मोल बचा, 40/6 मोल बचा। तो मैं यहां पे ये भी बात कर सकती है, तो रिमेनिंग है जो लेफ्ट, दैट विल बी लेफ्ट इन द बीकर, दिस इज रिमेनिंग मोल्स। अब रिमेनिंग मास कितना होगा फिर, देयरफॉर रिमेनिंग मास होगा 40/6 इंटू इसका ग्राम एटॉमिक मास। तो देखिए कार्बन है 4 है तो 12 इंटू 4 होगा, दैट इज 48, 48 प्लस 8 56, तो मल्टीपल हो जाएगा 56। ठीक है, तो इतना ग्राम बचा होगा, एक सेकेंड, इतना ग्राम तो बचा ही होगा। क्लियर बात, मास कितना बचा, मोल कितना बचा, ये हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, शाबाश। तो इतना वाला पार्ट, इसमें हमारे पास अभी भी कुछ बातें ऐसी है
जैसे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए मान लीजिए जो आपके पास अमाउंट बच रहा है दूसरे रिएक्टेंट के अमाउंट बचने से हमारे पास जो भी प्रोडक्ट बनता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि एक अमाउंट, देखिए यहां पे तो 40/6 इंटू 56 इतना मास बच रहा है, या मैं ये बोल सकता हूं कि 40/6 मोल बच रहा है। तो ये बचा हुआ अमाउंट हमारे प्रोडक्ट फॉर्मेशन में तो कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो हम चाहे तो इस 40/6 अमाउंट, ये जो बचा, इसको ऐसे कम कर सकते हैं सच दैट कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दे, मतलब जो प्रोडक्टिविटी होगी रिएक्शन की वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। तो उसके लिए हम क्या करें, रिएक्शन को कैसे हम ये जो मोल्स हैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, ये हमें कल वाले लेक्चर में डिस्कस करना होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसको साथ साथ रिवाइज करिए। दीजिए इजाजत, थैंक यू वेरी मच।